देखिए दोस्तों, यदि आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप लोगों ने ये चीज जरूर नोटिस की होगी, जरूर ऑब्जर्व की होगी कि आज के समय में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो मार्केटिंग के तरीके थे, जो सेल्स के तरीके थे, वो लगातार और बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। और ये समझ लीजिए आज के समय में मार्केट की नीड भी है, मार्केट की डिमांड भी है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी में लगातार चेंजेस करने पड़ रहे हैं। और पर्टिकुलरली ये चेंजेस वो लोग बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं जिन लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 10 साल से लेके 40 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। क्योंकि आज से 25, 30, 40 साल पहले जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के तरीके थे, सेल्स के तरीके थे, वो बिल्कुल डिफरेंट थे, वो बहुत अलग थे। और जो आज के तरीके हैं उन तरीकों में बहुत चेंजेस आ चुका है। मार्केट की नेचर, मार्केट की एक्सपेक्टेशन और मार्केट की डिमांड में बहुत डिफरेंस आ चुका है। और पहले क्या होता था ना, किसी भी इंडस्ट्री में जो चेंजेस आते थे ना दोस्तों, वो आते थे 10 साल के गैप में या 5 साल के गैप में। अगर आप पिछले 10-15 सालों से फार्मा इंडस्ट्री को देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर 2 से 3 साल में स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। कंपनीज के जो सेल्स अप्रोच है वो चेंज हो रही है, बिकॉज नाउ रूल्स आर चेंजिंग इन फार्मा। और देखिए दोस्तों, ये चेंजेस ना बहुत जरूरी भी होते हैं। यदि हम क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देखें तो आज से अगर 15-20 साल पहले अगर हम क्रिकेट का फॉर्मेट उठा के देखें, जहां पे एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ था T20, तो उस T20 क्रिकेट के हिसाब से बैट्समैन ने भी अपनी टेक्निक चेंज करी, अपना माइंडसेट चेंज किया, अपना अग्रेशन चेंज किया, अपने खेलने के तरीके को मॉडिफाइड किया। सेम वे विद बॉलर्स ने भी क्या हुआ, नई नई डिलीवरीज, नई नई टेक्निक्स अपनाई। और जितने भी प्लेयर्स थे उन लोगों ने अग्रेसिव होकर खेलना शुरू किया, खुल के खेलना शुरू किया। और इन्हीं सब तरीकों से क्रिकेट इवॉल्व हुआ, क्रिकेट डेवलप हुआ। और आई थिंक ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज के समय में शायद T20 फॉर्मेट एक ऐसा क्रिकेट का फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। सेम वे विद फार्मा इंडस्ट्री, यदि एज ए फार्मा कंपनी आपको मार्केट में टिके रहना है, यदि आप फार्मा इंडस्ट्री में सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब कर रहे हो, यदि आपको अपना एक लंबा और एक अच्छा करियर बनाना है, तो आपको भी इन बदलते रूल्स के साथ अपने आप को, अपनी अप्रोच को, अपने माइंडसेट को बदलना होगा। बट पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं फार्मा कंटेक्स्ट की, तो फार्मा कंटेक्स्ट में हम लोग भले से ही 2024 में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो हमारे वर्किंग मेथड्स है, जो हमारे सेल्स के मेथड है, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं 1980s वाले। तो देखिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि वो क्या ऐसे रूल्स हैं, वो क्या ऐसे ट्रेंड है जो लगातार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चेंज हो रहे हैं, और आपको भी उन्हीं चेंजेस और उन्हीं रूल्स के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्टडी तैयार करनी चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप फार्मा बिजनेस ओनर हो, अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी चलाते हो, चाहे आप फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो वो है मार्केट शिफ्ट। अब देखिए दोस्तों, मार्केट शिफ्ट का यहाँ पे मतलब है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मार्केटिंग के या सेल्स के जो तरीके होते थे, जो 1980 या जो 1990 तक या 2000 तक भी काम करते थे, वो आज के समय में काम नहीं करते। उन तरीकों पे यदि आप काम करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उन तरीकों पे काम करके आप सेल नहीं ला सकते। मार्केट अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रही है। मार्केट में जो मार्केटिंग और सेल्स के जो तरीके हैं वो बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं 1980 या 1990 तक भी, तो उस समय क्या होता था कि एमआर अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के बेस पे डॉक्टर को अच्छे से प्रोडक्ट डिटेल करके, प्रोडक्ट को अच्छे से समझा के, कन्विंस करके इजिली प्रिस्क्रिप्शन ले लेता था, इजिली उससे बिजनेस ले लेता था। क्योंकि उस समय तक कंपटीशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत कम था या ना के बराबर था। और मैं काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1980 या 1990 तक भी एज ए मेडिकल रैप काम किया है। अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे तो आप उनसे जरूर पूछना, क्योंकि वो लोग मुझे बताते थे कि उस समय जब वो डॉक्टर से मिलने जाते थे तो डॉक्टर उनकी वेट करता था, डॉक्टर उनको प्रॉपर टाइम देता था। और कई बार यदि वो अपने एरिया से किसी एक्स एरिया में वर्किंग करने जाते थे, तो जो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर होते थे या जो वहां पे बड़े बड़े डॉक्टर्स होते थे, वो खुद उनको रिसीव करने तक जाते थे। उस समय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर की फर्टिलिटी से, डॉक्टर कम्युनिटी से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। तो उन मेडिकल रैप के लिए उस टाइम ईजी था कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट कन्विक्शन, वो अपनी सेल्स, अपना बिजनेस डॉक्टर से ले आते थे। और 1990 या 2000 तक आते आते क्या हुआ, कंपटीशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बढ़ने लग गया। तो अब वहां पे फार्मा कंपनियों ने क्या किया कि अपने जो कंपटीटर्स थे उनको टारगेट करने लगे, उनकी जो वीकनेस थी उनको डॉक्टर के चैम्बर में हाईलाइट करने लग गए। और इसके अलावा जो अपने प्रोडक्ट की यूएसपी थी या जो अपने प्रोडक्ट के फीचर थे, ओवर द अदर कंपिटिटिव ब्रांड, उस स्ट्रेटेजी को अपना के डॉक्टर का फेथ हासिल, डॉक्टर का कॉन्फिडेंस गेन करते थे, और देन वो उससे प्रिस्क्रिप्शन लेके अपनी सेल्स को बढ़ाते थे। और उस समय क्या था ना दोस्तों कि उस समय बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी नहीं थी,
डिवीजन भी इतनी सारी नहीं होती थी। डिवीजन जो कल्चर था वो 2-3 जो बड़े बड़े बिग हाउसेस थे या एमएनसीज थी उन्हीं में कल्चर था, और जो डिवीजन भी थी किसी कंपनी की 2 से या 3 डिवीजन से ज्यादा नहीं होती थी, और हर डिवीजन में प्रोडक्ट भी इतने सारे नहीं होते थे। फिर 2004 या 2005 आते आते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शन मॉडल शुरू हो गया कि अब डॉक्टर को अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए, उस प्रोडक्ट की यूएसपी और फीचर भी चाहिए, एंड देन उसको कंपनी से कुछ इनपुट चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए। अगर आप सिनेरियो देखें 2015 से 20 तक का, तो ये 2015 से 20 तक का जो पीरियड था, ये जो आज का भी समय है, आज के समय में यार कोई भी डॉक्टर ना मेडिकल रैप से मिलना नहीं चाहता, उसको टाइम देना नहीं चाहता, और एक मेडिकल रैप को ना घंटों घंटों वेट करना पड़ता है किसी भी डॉक्टर से मिलने के लिए। और यदि कोई मेडिकल रैप किसी डॉक्टर से मिलता भी है तो डॉक्टर भी ना उसको यही बोलता है कि भाई तुम मुझे अपने ब्रांड की डिटेलिंग मत करो, सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नाम बताओ। और देखिए दोस्तों, इसमें गलती ना डॉक्टर की भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो हम बात करते हैं ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन की, जिनमें हम लोग सब काम करते हैं, उसमें कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतनी डेली कंपनीज आ रही है, डेली कंपनी डॉक्टर के पास जा रही है कि डॉक्टर को भी ना पता है कि इनके पास कुछ नया मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं इनको अपना टाइम क्यों दूं, क्योंकि सभी कंपनीज के पास लगभग एक जैसे प्रोडक्ट हैं, एक जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, और डॉक्टर भी सेम प्रोडक्ट और सेम प्रोडक्ट की डिटेलिंग सुन के बोर हो गए। तो ऐसे केस में दोस्तों एक मेडिकल रैप के लिए बहुत टफ है आज के समय में डॉक्टर से टाइम लेना और सिर्फ प्रोडक्ट कन्विक्शन पे, प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस देके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना। दूसरी अगर मैं चेंजेस की बात करूं जो आज के समय में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ गया है, वो है केमिस्ट पावर इज राइजिंग। पहले क्या होता था, देखिए दोस्तों, जो नंबर ऑफ केमिस्ट होते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे, वो बहुत कम होते थे, और कोई भी जो डॉक्टर पर्टिकुलरली एरिया में बैठा होता था उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता था ना वो फ्लोट होता था, वो मार्केट में फैलता था। इसलिए दोस्तों एक ही केमिस्ट पे ना आपके सभी डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन जाता था, और इसी वजह से जो केमिस्ट होता था वो सभी डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन की दवाई होता था अपने काउंटर पे, अपने सेल्फ में रखता था। इससे क्या होता था दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती थी, उनका जो सेल बेस होता था, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन बेस होता था वो बड़ा होता था और उनकी सेल्स ज्यादा होती थी। बट अगर देखिए दोस्तों, अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आज के समय में तो 1 डॉक्टर 1 केमिस्ट वाली पॉलिसी हो गई है, और पर्टिकुलरली इंटीरियर अगर आप जाएंगे यूपी बिहार इस तरफ, तो यहां पे तो यही पॉलिसी 90-95% डॉक्टरों पे एप्लीकेबल होती है कि 1 डॉक्टर 1 केमिस्ट। तो ऐसे में क्या हो गया ना दोस्तों, ऐसे में जो पर्टिकुलरली रिटेलर है जो उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कैटर करता है, ऑनर करता है, उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। वो वहां पे आपको क्या करेगा, वहां पे आपको डिस्काउंट्स की मांग करेगा, वहां पे वो आपको स्कीम्स की डिमांड करेगा, और यदि आप उसको वो स्कीम या डिस्काउंट नहीं दोगे तो वो आपका प्रिस्क्रिप्शन सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी आपके माल को सब्स्टिट्यूट करेगा। और आप में से काफी सारे लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी कवर करते होंगे, तो वहां पे तो आपने देखा होगा, वहां पे तो गेम बिल्कुल उल्टा है। वहां पे जितनी भी पावर है वो सब परचेज डिपार्टमेंट वालों के पास है, केमिस्ट ऑनर के पास है, क्योंकि वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहां पे हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, जो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट है, वो जाके डॉक्टर्स को बताता है कि सर हमारे सिस्टम्स में केवल यही मेडिसिन अवेलेबल है, तो आपको पेशेंट को इन्हीं मेडिसिन में से प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। और ऐसे केस में देखिए दोस्तों, डॉक्टर फार्मा कंपनी के हिसाब से नहीं, जो परचेज डिपार्टमेंट के पास जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, जो उस हॉस्पिटल में जो दवाइयां अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। और ऐसे केस में दोस्तों एक मेडिकल रैप को या एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इन लोगों की पावर का भी ध्यान रखना पड़ता है, इन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि वो इनको स्कीम्स डिस्काउंट नहीं देंगे तो केमिस्ट लेवल पे भी आपके प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आपकी सेल्स नहीं हो पाएगी। और तीसरे और मेजरली अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो वो है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या मेडिकल रैप के लिए कि गेटिंग सफिशिएंट टाइम फ्रॉम अ डॉक्टर इज अ बिग चैलेंज। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के समय में मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, और पर्टिकुलरली जिस सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन, वहां पे इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, और वही अगर आप सेम प्रोडक्ट डॉक्टर के पास लेके बार बार जा रहे हो या बार बार कंपनियां जा रही है, तो डॉक्टर भी ना मेडिकल रैप को सुनने को तैयार नहीं है, उसको अपने चैम्बर में एंट्री देने तक तो तैयार नहीं है। इसीलिए आपने दोस्तों कई हॉस्पिटल्स में देखा होगा, कहीं प्राइवेट क्लिनिक्स में देखा होगा कि जहां पे एमआर की एंट्री तक बैन है। और इसके अलावा आपने भी चीजें कहीं देखी होंगी कि डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक के बाहर ये लिख के लगाया हुआ है कि भाई आप मुझे सीटाग्लिप्टिन, मिथाइलकोबालामिन, मेटफॉर्मिन, ये सब चीजें डिटेल ना करें। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ चेंजेस हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत रैपिडली हो रहे हैं और बहुत जल्दी हो रहे हैं। और इन्हीं सब चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी और एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को बैठ के अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जो अपनी सेल्स की स्ट्रेटेजी है, उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपको और क्या लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट।